चलिए, तो बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी आपके क्वेश्चन पेपर का आंसर शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने जो एग्ज़ाम में लिखा है वो आप मैच करिए। अगर आपने उससे रिलेटेड आंसर दिया है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब सेक्शन ए में पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? कार्ल पियर्सन cite an example of multiple regression, differentiate between normal distribution and binomial distribution, state the application of Mann-Whitney U-test, mention the need for design of experiment, name two major statistical software used for clinical trial approach, what do you mean by hypothesis testing in multiple regression model, state the advantages of factorial design। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का, डिफाइन टू लेवल 3 फैक्टर फैक्टोरियल डिज़ाइन। ठीक है, तो बाकी भी सेक्शन बी सेक्शन सी ये क्वेश्चन है जिनके आंसर्स हैं। तो अभी आप सेक्शन ए देखिए, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका। इसका आंसर आप क्या करेंगे? देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ही आसान आंसर है। आपके पास डाटा होगा और डाटा को फ्रीक्वेंसी में अगर आप कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिख रखा है, इट इज़ द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा शोइंग हाउ मेनी टाइम्स ईच वैल्यू आर क्लास इंटरवल। हाउ मेनी टाइम्स ईच वैल्यू मतलब हर एक वैल्यू या फिर क्लास इंटरवल है तो वो कितने टाइम आया है, यही आपका होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये टेबल बना देंगे। इतना लिखने के बाद टेबल बना देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। डाटा सेट जैसे मान लीजिए स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 30 नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं, 45 नंबर पाने वाले 4 बच्चे हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी बार ये वैल्यू रिपीट हो रही है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप ग्राफ भी दिखा सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो उतना बहुत है। डिफाइन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर आप डिफाइन नहीं भी कर पाते हैं तो आप सिंपली फॉर्मूला भी लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे कार्ल पियर्सन क्या करता है? कोरिलेशन देता है, स्टैटिस्टिकल मेजर। क्या है ये? स्टैटिस्टिकल मेजर किस चीज़ का? डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है इसको बताता है कौन? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, जो आर होता है। आर इक्वल टू समेसन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार का मतलब मीन है ना, वाई के डाटा का मीन, एक्स के डाटा का मीन, अपॉन में अंडर रूट समेसन है ना, इसको समेसन कहते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, समेसन एक्स माइनस एक्स बार, एक्स के डाटा का मीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करके लिख लेना था ना। एक और फॉर्मूला होता है, अगर किसी ने ये भी लिखा होगा, आर एक्स वाई इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अगर ये फॉर्मूला भी आपने लिखा है तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, साइट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। मतलब एक एग्जाम्पल दीजिए मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक कि प्रेडिक्टिंग हार्डनेस यूजिंग बाइंडर कंसंट्रेशन एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए हार्डनेस है, टैबलेट की हार्डनेस है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बाइंडर की कंसंट्रेशन पे, ग्रेनुलेशन मेथड कौन सा यूज किया उस पर, और कंप्रेशन फोर्स क्या है उस पर। तो इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? हार्डनेस हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? हार्डनेस। डिपेंड करता है, हार्डनेस क्या करता है? डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। कैसे? x1 वेरिएबल क्या है आपका? बाइंडिंग कंसंट्रेशन, कंप्रेशन फोर्स x2 हो गया, और ग्रेनुलेशन मेथड x3 ड्राई है कि वेट है, उस पर भी हार्डनेस कैसा आएगा डिपेंड करेगा। तो ये हो गया आपका मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। आपको इक्वेशन दिखाना इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे जनरली क्या होता है इक्वेशन? y इक्वल टू होता है mx प्लस सी। क्या होता है? mx प्लस सी, वही फॉर्म है। देखिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पे? x पे, है ना।
अब x यहाँ पे एक अगर सिंगल होता तो सिंपल रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, x और y के बीच में बस, है ना, y डिपेंड करता है एक वेरिएबल पे। लेकिन अगर कई सारे वेरिएबल पे रिस्पांस डिपेंड कर रहा है, y क्या रिस्पांस है ना, हार्डनेस रिस्पांस है, तो a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3, ये आपको सिंपल लिखना था। तो ये हो गया आपका मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट या डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी में होता है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सी बात है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक तरह से आपका ग्राफ ऐसा आएगा, बेल शेप्ड ग्राफ आएगा, मतलब स्टार्टिंग में बढ़ेगा, एक पॉइंट आएगा, जैसे आपने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा होगा तो इस तरह ग्राफ मिलता है ना, दोनों साइड इक्वल होता है ना, लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल होगा, बीच में ग्राफ एक बार जाएगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसा होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ये बेल शेप्ड और सिमेट्रिकल होता है। अगर आप इसको कट कर दें तो दोनों साइड से एक जैसा इमेज दिखेगा ना, ऐसे एक साइड हो गया और एक साइड ऐसे, बेल शेप्ड इसको बोलते हैं। जबकि ये क्या होता है, बेस्ड ऑन सक्सेस फेल्योर ट्रायल, है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी में ही देखने को मिलेगा कि बेस्ड ऑन सक्सेस और फेल्योर ट्रायल पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों बराबर होता है, मीन मीडियन मोड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होता है, जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बराबर होता है एन इंटू पी, मतलब प्रोबेबिलिटी के कितनी प्रोबेबिलिटी है उस पर। तो फोर्थ है वेरिएबल कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज़। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल्स जो होते हैं बहुत सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं, जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिटेड नंबर ऑफ आउटकम्स, लिमिटेड नंबर ऑफ आउटकम्स ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्रोबेबिलिटी में आपने देखा था ना, आउटकम्स जो होंगे वो लिमिटेड ही होंगे। यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस डाटा, यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस डाटा और यूज फॉर डिस्क्रीट डाटा। तो कंटिन्यूअस डाटा के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है और ये डिस्क्रीट डाटा के लिए यूज होता है। चलिए 1E नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ मन विटनी यू टेस्ट। आपको मैंने बताया था ये टी टेस्ट की तरह होता है मन विटनी यू टेस्ट, बट ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। तो बस आप इसको ये लिख दीजिए कि ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये अल्टरनेटिव ऑफ अनपेयर्ड टी टेस्ट फॉर नॉर्मल डाटा इसमें नहीं रहता है, तब हम इसको यूज करते हैं। और क्या होता है, टू इंडिपेंडेंट ग्रुप को कंपेयर कर, टी टेस्ट में भी आपने देखा था दो इंडिपेंडेंट ग्रुप को कंपेयर करने के लिए करते हैं। थर्ड यूज्ड इन क्लिनिकल एंड फार्मास्यूटिकल स्टडीज़, ये तो आप कॉमन लिख सकते हैं। फोर्थ सुटेबल फॉर ऑर्डिनल एंड रैंक डाटा, रैंक डाटा के लिए सबसे सही होता है ये। तो मन विटनी यू टेस्ट मैंने पढ़ाया भी था, इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है फॉर्मूला, यू एक्स इक्वल टू, आप ये अगर फॉर्मूला भी लिखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टी एक्स मतलब टोटल ऑफ एक्स, रैंकिंग करने के बाद असेंडिंग डिसेंडिंग में n1 ब्रैकेट में n1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, ये हो गया। उसी तरीके से यू वाई इक्वल टू टी वाई माइनस n2 ब्रैकेट में n2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका मन विटनी यू टेस्ट, फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द नीड फॉर डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फैक्टोरियल डिज़ाइन का मैंने बताया था कि 20 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। मेंशन द नीड फॉर डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट की क्या ज़रूरत है, ये एक सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर क्या करता है, टाइम बचाता है और पैसे बचाता है। तो इट सेव टाइम और मटेरियल, है ना, रिसोर्सेज बचाएगा, टाइम और मनी। रिड्यूस एक्सपेरिमेंटल एरर को रिड्यूस करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्मुलेशन देता है और ऑप्टिमाइज भी करता है फॉर्मुलेशन को। ऑप्टिमाइज मतलब कि कौन सा परफेक्ट फॉर्मुलेशन बनेगा। और
रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट, क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो जो कैलकुलेशन होगा वो एक्यूरेट होगा और रिलायबल होगा। टू स्टडी इफेक्ट ऑफ मल्टीपल वेरिएबल साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ फैक्टोरियल डिज़ाइन है जो जिसमें कि डीओई सॉफ्टवेयर में फैक्टोरियल डिज़ाइन होता ही है, तो एक साथ मल्टीपल वेरिएबल को ये यूज कर सकता है और बता सकता है कि इसके रिजल्ट क्या आएंगे और क्या प्रेडिक्शन होगा रिजल्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट सेकेंड होगा, नेम टू मेजर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर फॉर क्लिनिकल ट्रायल। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके सिलेबस में ही दिया है, अगर आप खाली सॉफ्टवेयर का नाम लिख दें तो आपका आंसर कंप्लीट। SPSS है ना, SAS DOE, फुल फॉर्म नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा ना, मैंने फुल फॉर्म लिख रखा है। लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, तो व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है भाई, कुछ नहीं है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कुल मिला करके रिस्पांस का आपके डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या रिलेशन है ना, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है और उनका क्या डिफरेंस आ रहा है। यूज टू डिटरमाइन वेदर, ऐसे देखिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन मल्टीपल रिग्रेशन is used to determine whether independent variable significantly affect the dependent variable। मतलब वही हार्डनेस के लिए जो उसमें था कि बाइंडर का कंसंट्रेशन, कंप्रेशन फोर्स और ग्रेनुलेटिंग मेथड क्या सच में ये अफेक्ट करते हैं सिग्निफिकेंटली। तो एच दो तरह के होंगे, नल हाइपोथेसिस होंगे और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट करते हैं, बताइए, जिसमें कि रेग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। जब रेग्रेशन कोफिशिएंट जीरो होगा ना तभी आपका μ1 इक्वल टू μ2 आएगा, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस में μ1 नॉट इक्वल टू μ2, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है दो ग्रुप के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में डिफरेंस होता है, वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। बस इतना ही आंसर लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो फैक्टोरियल डिज़ाइन के एडवांटेजेस बहुत ही आसान है भाई। फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या है, एक एल्गोरिदम है, मैथ का एक टूल है जिसकी वजह से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्मुलेशन गेन कर लेते हैं अगर आपके पास ढेर सारे वेरिएबल होते हैं तो लिखा तो है, देखिए एडवांटेजेस क्या है, स्टडीज़ मल्टीपल फैक्टर साइमल्टेनियसली, एक साथ कई सारे फैक्टर्स की स्टडी कर लेता है। डिटेक्ट्स इंट्रैक्शन इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल, और वेरिएबल के बीच में इंट्रैक्शन इफेक्ट भी डिटेक्ट कर लेता है। रिड्यूसेस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को भी ये कम कर देता है फैक्टोरियल डिज़ाइन से। फुल फैक्टोरियल, फ्रैक्शनल फैक्टोरियल जब होता है तो सेव टाइम एंड कास्ट, ये तो होता ही है क्योंकि ये एक टूल है तो टाइम कास्ट तो बचाएगा ही बचाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टू टू दी पावर 3 फैक्टोरियल डिज़ाइन, मतलब 2 लेवल और 3 फैक्टर का फैक्टोरियल डिज़ाइन डिफाइन कर। देखिए हमने कहा था फैक्टोरियल डिज़ाइन आपका 20 नंबर का रहेगा, आप देखेंगे तो सेक्शन बी में भी है, सेक्शन सी में भी है। ऑप्टिमाइजेशन आपसे पूछा गया है, रिस्पांस सरफेस मेथडोलॉजी, कहीं भी किसी भी डिज़ाइन में पूछा जाता है तो फैक्टोरियल डिज़ाइन सबसे बेस्ट और कॉमन डिज़ाइन होता है। तो 2 लेवल 3 फैक्टर का मतलब फैक्टोरियल डिज़ाइन 2 की पावर 3 होता है ना। इसका मतलब ये होता है कि 8 फॉर्मुलेशन टोटल बनेंगे, है ना, जिसमें 2 लेवल जो होते हैं, 2 लेवल मतलब एक लो लेवल होगा एक हाई लेवल होगा, इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका टैबलेट है, टैबलेट के पास टैबलेट बनाने के लिए 3 फैक्टर मैंने जो वहाँ पे दिए थे, है ना, 3 फैक्टर हैं, उनका कंसंट्रेशन, बाइंडर का 2 कंसंट्रेशन हो गया, लो और हाई हो गया, है ना। उसी तरह दूसरे फैक्टर का डिसइंटीग्रेंट और आपके ग्लाइडेंट हो गए या लुब्रिकेंट हो गए, इनके इफेक्ट देखने हैं आपको, है ना। 3 फैक्टर्स हो गए जिनके इफेक्ट देखने हैं, तो इनके सभी के लो लेवल हाई लेवल हो गया, है ना। तो टोटल कितने फॉर्मेशन बने, 8 फॉर्मेशन। इस तरीके से आप सेक्शन ए का आंसर अगर आपने किया है, इससे थोड़ा भी मिलता जुलता है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप 20 मार्क्स में कितने मार्क्स पा रहे हैं। बाकी का कमेंट करिए तो फिर मैं आंसर आपको देता हूँ।